गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखो, अपन पिछले वीडियो में अपन ने समसूत्री विभाजन कंप्लीट किया था और समसूत्री विभाजन में अपन ने केंद्रक विभाजन पढ़ा था और कोशिका द्रव्य विभाजन पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, आज अपन पहले पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन का महत्व और उसके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माइटोसिस का महत्व। माइटोसिस का महत्व, ठीक है, महत्व बोल दो या इसका उपयोग बोल दो। तो एक तो ध्यान रखना, माइटोसिस का महत्व किसमें है? वृद्धि एवं विकास में। वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि और विकास किस विभाजन द्वारा होते हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसमें भ्रूण का विकास भी बोल सकते हैं अपन। भाई ह्यूमरस से क्या बनता है? भ्रूण से एक शिशु का जन्म होता है। तो कौन से विभाजनों द्वारा होगा? समसूत्री विभाजनों के द्वारा। यानी ह्यूमनस में जितने भी विभाजन होते हैं वो सारे विभाजन कैसे होते हैं? समसूत्री विभाजन। तो पहला महत्व ध्यान रखना समसूत्री विभाजन का, वृद्धि एवं विकास या भ्रूण के विकास में कौन सा विभाजन सहायक है? समसूत्री विभाजन। दूसरा है मरम्मत, रिपेयर। मरम्मत व पुनः उद्भवन। शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वहां पर उसकी रिपेयर या मरम्मत होती है। किस विभाजन द्वारा होगी? समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, अब देखो ये एक शब्द और लिखा है मैंने, पुनः उद्भवन। यानी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं तो उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बढ़ती हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पुनः उद्भवन। तो पुनः उद्भवन किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। और इसका तीसरा महत्व ध्यान रखना, KI। KI इसका पूरा नाम क्या होगा? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, अब देखो इन निमेष को क्या बोलते हैं? केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। अब देखो इसको समझो एक बार, ये KI क्या है? तो देखो, जब एक छोटी सेल होती है, पहली बात कोशिका है, उस कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। तो उस कोशिका द्रव्य का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। ठीक है, अब धीरे धीरे कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी तो सेल की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी जब सेल वृद्धि करती है तो कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है। जब कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है तो केंद्रक उसका सही ढंग से नियंत्रण नहीं कर पाता है और उस स्थिति में जो कोशिका है वो विभाजित हो जाती है। तो यहां से मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका विभाजित क्यों होती है? तो कोशिका विभाजित होने का कारण है KI। यानी जब कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो केंद्रक उसका नियंत्रण सही ढंग से नहीं कर पाता है और कोशिका को विभाजित कर देता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? KI या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, तो KI का ध्यान रखना, केंद्रक का आयतन KI बराबर होता है
केंद्रक का आयतन बटे हुए कोशिका द्रव्य का आयतन, कोशिका द्रव्य का आयतन। यानी जब कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है तो कोशिका क्या होगी, विभाजित। क्यों? क्योंकि केंद्रक उसका सही ढंग से नियंत्रण नहीं कर पाता है। ठीक है, यह हो गया माइटोसिस का महत्व है। अब इसके बाद देखो, माइटोसिस को प्रभावित करने वाला कारक, माइटोसिस को प्रभावित करने वाले कारक, और माइटोसिस को प्रभावित करने वाले कारकों में आप ध्यान रखना कोलचिसिन। ये कोलचिसिन है, ये समसूत्री विभाजन को क्या करता है, प्रभावित करता है। पहले देखो कोलचिसिन क्या है, तो ये पादपों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, पादपों से प्राप्त एल्किलॉइड है। कोलचिसिन क्या है, एक रसायन है जो पादपों से प्राप्त होता है। क्या करता है ये, तो ध्यान रखना यह है तर्कतंतु के बहुलीकरण, तर्कतंतु के बहुलीकरण को रोक देता है। तर्कतंतु का बहुलीकरण मतलब तर्कतंतु का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को रोक देता है। अब जैसे ही तर्कतंतु का निर्माण नहीं होता है, तो पहली बात, तर्कतंतु का निर्माण कौन सी प्रावस्था में प्रारंभ होगा, मेटाफेज में। तो कोलचिसिन किस अवस्था को प्रभावित करेगा, ध्यान रखना यह है मेटाफेज को प्रभावित करता है। किस अवस्था को प्रभावित करेगा, मेटाफेज अवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि जो तर्कतंतु है उनका निर्माण किस प्रावस्था में होता है, मेटाफेज प्रावस्था में। ठीक है, अब तर्कतंतु का निर्माण होगा तो आगे की प्रावस्थाएं क्या होगी, रुक जाएगी। आगे की प्रावस्थाएं यानी एनाफेज, टीलोफेज, ये सब क्या होती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, तर्कतंतुओं का निर्माण होगा, नहीं होगा तो मेटाफेज के बाद की जो अवस्थाएं हैं वो क्या होगी, रुक जाती हैं और गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाती है। तो कोलचिसिन रसायन क्या करता है, कोलचिसिन रसायन गुणसूत्रों की संख्या को डबल करता है। यदि किसी भी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको कोलचिसिन के द्वारा उपचारित किया जाता है। तो कोलचिसिन पादपों से प्राप्त एक एल्केलॉइड या रसायन है जो तर्कतंतुओं के निर्माण को रोक देता है। अब तर्कतंतुओं का निर्माण नहीं होगा तो सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है और गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। तो प्रभावित करने वाले कारकों में आपको क्या ध्यान रखना है, कोलचिसिन। ठीक है, ये हो गए प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट, माइटोसिस के प्रकार। माइटोसिस के प्रकार, तो दो प्रकार ध्यान रखने हैं आपको। एक तो है एंडोमाइटोसिस
कौन सा है? एंडोमाइटोसिस। और एक है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन के दो प्रकार हैं, एक तो है एंडोमाइटोसिस और एक है स्वतंत्र केंद्र के विभाजन। अब देखो, जो एंडोमाइटोसिस होता है इसमें इंटरफेस तो होती है, इंटरफेस तो होती है, लेकिन एम प्रावस्था नहीं होती। मतलब समझे, इंटरफेज अवस्था तो होती है लेकिन एम प्रावस्था नहीं होती। इसका मतलब है कि डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता है लेकिन विभाजन नहीं होता। तो डीएनए की मात्रा तो डबल हो जाती है, क्रोमेटिड की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड का विभाजन नहीं होता। मतलब एक गुणसूत्र में अनेक क्या बढ़ जाते हैं? क्रोमेटिड। एक गुणसूत्र में अनेक क्रोमेटिड बन जाते हैं। क्लियर बात? दोबारा से देखना इसको। एंडोमाइटोसिस में इंटरफेज अवस्था तो होती है लेकिन एम प्रावस्था नहीं होती। मतलब इंटरफेज में डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। मतलब क्रोमेटिड की संख्या तो क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब विभाजन नहीं होता है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड अलग ही नहीं होंगे। तो डीएनए में डीएनए या क्रोमेटिड की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं होगा। तो क्या होगा? तो एक गुणसूत्र में अनेक क्रोमेटिड का निर्माण हो जाएगा। और जब एक गुणसूत्र में अनेक क्रोमेटिड बढ़ जाते हैं तो ऐसे गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? पॉलीटीन गुणसूत्र। जब गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ाए थे वहां पर मैंने आपको बताया था पॉलीटीन गुणसूत्र। तो पॉलीटीन गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या क्या होती है? अनेक। यहां पर भी क्या हो रहा है? क्रोमेटिड की संख्या अनेक। ठीक है, तो कहने का मतलब ध्यान रखना क्या कि जो पॉलीटीन गुणसूत्र है, पॉलीटीन गुणसूत्रों का निर्माण किसके द्वारा होगा? एंडोमाइटोसिस के द्वारा। एंडोमाइटोसिस द्वारा होता है। ये तो हो गया एंडोमाइटोसिस। ठीक है, इधर आ जाओ, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। यानी यहां पर क्या होगा? यहां पर केंद्रक तो विभाजित होता है, केंद्रक तो क्या होगा? विभाजित होगा, लेकिन कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता। कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता। अब आपको पता है केंद्रक विभाजित हो जाए और कोशिका द्रव्य का विभाजन न हो तो एक सेल के अंदर क्या बन जाएंगे? अनेक केंद्रक। मतलब एक कोशिका में अनेक केंद्रक बन जाते हैं। एक कोशिका में अनेक केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे विभाजन को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। और ये किसमें मिलेगा? तो ध्यान रखना, भ्रूणपोष व कवकों में। भ्रूणपोष और कवकों की एक कोशिका
कोशिका में अनेक केंद्रक होते हैं, वो केंद्रक किसके द्वारा बनते हैं? स्वतंत्र केंद्रक विभाजन के द्वारा, क्योंकि वहां पर कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता है। कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होगा तो एक सेल में अनेक केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए माइटोसिस के प्रकार। माइटोसिस के दो प्रकार देखिए अपन ने, एंडोमाइटोसिस और स्वतंत्र केंद्र के विभाजन। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब अपन बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो कुछ बातें ध्यान रखना। अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में पाया जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन केवल किसमें मिलेगा? जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिका में होता है। तो ध्यान रखना, समसूत्री विभाजन चाहे लैंगिक जनन हो या अलैंगिक जनन दर्शाने वाले जीव दोनों में पाया जाता है, और अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में मिलेगा। समसूत्री विभाजन अगुणित कोशिका में भी होता है और द्विगुणित कोशिका में भी होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल किस में मिलेगा? द्विगुणित कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें देखा जाएगा अर्धसूत्री विभाजन? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है कब? युग्मक निर्माण के समय। तो जब युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के समय जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, एक जनन कोशिका से 4 युग्मकों का निर्माण होता है। जनन कोशिका द्विगुणित कोशिका है और जो युग्मक बनते हैं वो अगुणित होते हैं। तो एक द्विगुणित जनन कोशिका से इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन किसमें मिलेगा? अलैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में, लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में, लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, फिर यह केवल यानी द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल किसमें होगा? द्विगुणित कोशिकाओं में। क्लियर बात? अब इसके बाद देखो, जो मियोसिस है यह है जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के समय देखा जाता है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के समय देखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला पॉइंट आता है, जो अर्धसूत्री
अर्धसूत्री विभाजन है जनन कोशिकाओं में होगा और जनन कोशिकाएं कैसी होगी? द्विगुणित। ठीक है, जब इन द्विगुणित जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अगुणित युग्मक बनते हैं। तो जो युग्मक बनते हैं वो कैसे होंगे? अगुणित। ठीक है, युग्मक कैसे होंगे? अगुणित होते हैं। क्लियर बात? अब देखो, इसको अर्धसूत्री विभाजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो नई कोशिकाएं बढ़ती हैं या जो युग्मक बनते हैं, इन युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी। ठीक है, तो अगला पॉइंट ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन में पहले तो ये ध्यान रखना कि अर्धसूत्री विभाजन से चार अगुणित सेल्स या युग्मक बनते हैं। एक जनन कोशिका से कितने युग्मक बनते हैं? 4। या एक जनन कोशिका से कितनी कोशिकाएं बढ़ती हैं? 4 कोशिकाएं बढ़ती हैं। और इन कोशिकाओं में, इन सेल्स में या युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी। गुणसूत्रों की संख्या आधी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखो, जो युग्मक है, मानव में यदि युग्मकों की बात करें तो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। मानव में युग्मक 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से मिलेंगे आपको? एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक होता है, इसको शुक्राणु बोलते हैं। मानव में नर युग्मक को क्या बोलेंगे? शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु। ठीक है, तो युग्मक 2 प्रकार के हो गए, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। क्लियर बात? ये कुछ विशेष बिंदु हैं जो इस अर्धसूत्री विभाजन में आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखो, इसके बाद बात करें अपन ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये 2 चरणों में होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। ठीक है, तो देखो, अर्धसूत्री विभाजन है, इसके अपन ने 2 चरण कर दिए। एक तो मियोसिस फर्स्ट और दूसरा हो गया मियोसिस सेकेंड। यानी ये 2 चरणों में पूरा होता है, फर्स्ट और सेकेंड। अब पहले अपन बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट की। पहले किसकी बात करेंगे अपन? मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब देखो, समसूत्री विभाजन अपन ने पढ़ा था,
समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्वतंत्र होते हैं। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र कैसे होंगे? स्वतंत्र होते हैं, यानी जोड़े नहीं बनाते हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। उन जोड़ों को क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। यानी एक जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। ठीक है, तो देखो एक जोड़े में दो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक गुणसूत्र माता से आता है, एक पिता से आता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता रखना है गुणसूत्र क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस मेयोसिस फर्स्ट में क्या होगा? इसमें गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में गुणसूत्र क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। और उन जोड़ों को क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र। ठीक है, जोड़ों को क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र। अब ये जो मेयोसिस फर्स्ट है इसको अपन 4 चरणों में डिवाइड करते हैं। 4 कौन कौन से? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और चौथा है टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट की। सबसे पहले अपन देखेंगे पहला चरण, और पहला चरण क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है ये समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन की भी क्या होती है? सबसे लंबी प्रावस्था। तो ध्यान रखना प्रोफेज फर्स्ट है ये मेयोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। मेयोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है मेयोसिस फर्स्ट की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी हो गई? प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब इस प्रोफेज फर्स्ट को भी 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 उप प्रावस्थाएं हैं उनको आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेयोसिस फर्स्ट की उप प्रावस्थाओं का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो इनकी जो उप प्रावस्थाएं हैं ये 5, इनको आपको क्रम से याद रखनी है। अब 5 प्रावस्थाएं हैं। सबसे पहली है लैक्टोटीन। पहली कौन सी है? लैक्टोटीन। दूसरी है जाइगोटीन। लैक्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन। तीसरी है पैकाइटीन। पैकाइटीन। चौथी है डिप्लोटीन।
दस्ट की 5 उप प्रावस्थाएं हैं जिनको आपको क्रम से ध्यान रखना है। लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब इन एक एक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लैक्टोटिन की। लैक्टोटिन, ठीक है, लैक्टोटिन। अब देखिए, इस लैक्टोटिन का दूसरा नाम भी है, इसको बूके प्रावस्था, बूके या गुलदस्ता प्रावस्था भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, बूके प्रावस्था किसको बोलते हैं? लैक्टोटिन को। या गुलदस्ता प्रावस्था किसको बोलेंगे? लैक्टोटिन को। इस देखो लैक्टोटिन में क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्रोमेटिन रेशे, क्रोमेटिन रेशे क्या होंगे? संघनित। तो क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर के क्या बनाएंगे? गुणसूत्र। क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। पहली बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, गुणसूत्रों के सिरे किससे जुड़ेंगे? केंद्रक झिल्ली से जुड़ते हैं। तो गुणसूत्रों के सिरे केंद्रक झिल्ली से जुड़े रहते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों के सिरे केंद्रक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। इस प्रक्रिया को साइनिजेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साइनिजेसिस। अब देखो, इसको अपन डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये अपन ने एक सेल बनाया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई सेल, ये इसका न्यूक्लियस या केंद्र, ठीक है। केंद्रक में क्या मिलेंगे आपको? गुणसूत्र। केंद्रक में क्या मिलेंगे आपको? गुणसूत्र। क्योंकि जो क्रोमेटिन रेशे हैं ये संघनित होकर के क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। यहां पर गुणसूत्रों का संघनन कम होता है, ध्यान रखना। जैसे जैसे आगे की प्रावस्थाएं आएगी गुणसूत्रों का संघनन बढ़ता जाएगा और गुणसूत्र छोटे और मोटे होते जाते हैं। तो यहां पर तो संघनन क्या होता है? प्रारंभ होता है, ठीक है। अब देखो, जो गुणसूत्र हैं इनके सिरे किससे जुड़े होते हैं? केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साइनिजेसिस। क्या बोलेंगे? साइनिजेसिस, ठीक है। ये तो कौन सी प्रावस्था हो गई? लैक्टोटिन, ठीक है। अब इसके बाद
दूसरी प्रावस्था आती है जाइगोटीन। दूसरी प्रावस्था कौन सी है? जाइगोटीन प्रावस्था। ठीक है, अब देखो इस जाइगोटीन प्रावस्था में जो समजात गुणसूत्र होते हैं उन समजात गुणसूत्रों के युग्म या जोड़े बनते हैं। ठीक है, जाइगोटीन प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों के युग्म या जोड़े बनते हैं। तो युग्म या जोड़े बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। क्या बोलेंगे? सिनेप्सिस। ठीक है, तो जाइगोटीन प्रावस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। और समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। तो देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिनेप्सिस किस प्रावस्था में होता है? जाइगोटीन में। या समजात गुणसूत्रों के जोड़े किस प्रावस्था में बनते हैं? जाइगोटीन प्रावस्था में। ठीक है, अब देखो जो जोड़े बन गए उन समजात गुणसूत्रों के जोड़े को क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, समजात गुणसूत्रों के जोड़े को बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। ठीक है, तो देखो मानव की एक जो द्विगुणित कोशिका उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र मतलब कैसे है? जोड़े में। ठीक है, मानव की एक द्विगुणित कोशिका में कितने गुणसूत्र मिलेंगे? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर गुणसूत्र क्या होते हैं? जोड़े बनाते हैं। तो जोड़ों में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 23। कितने हो जाएंगे? 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, अब उन 23 गुणसूत्रों में का जो जोड़ा बन गया उन जोड़ों में से गुणसूत्र पृथक होकर के क्या होते हैं? युग्मकों में जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले इसको डायग्राम से समझो। ये हो गया एक क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड है। ठीक है, और ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, ध्यान रखना ये सेंट्रोमियर भी क्या होते हैं? इनके जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्रोमेटिड है इसको क्या बोला अपन ने? सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो क्रोमेटिड है इसको भी क्या बोल दिया अपन ने? सिस्टर क्रोमेटिड। यानी ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया और ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। लेकिन ये और ये दोनों क्या हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड।
ये क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहां पर समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, जोड़े को बाइवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। अब देखो बाइवैलेंट का मतलब तो क्या हो गया? दो गुणसूत्र। एक जोड़े में कितने गुणसूत्र हैं? दो गुणसूत्र। टेट्राड, टेट्राड का मतलब दो गुणसूत्रों का एक जोड़ा बन गया तो उसमें कुल क्रोमेटिड कितने होते हैं? 4, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड। तो इस जोड़े में गुणसूत्र तो कितने हैं? 2, टेट्राड कितने हैं? 4। क्लियर बात? ध्यान रखना ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जोड़े में सिस्टर क्रोमेटिड ही होते हैं। क्लियर बात? अब देखो जो दो गुणसूत्र होते हैं, इन दो गुणसूत्रों को जोड़ने का काम कौन करेगा? सिनेप्टोनीमल संकुल। कौन करता है? सिनेप्टोनीमल संकुल। ठीक है, ये क्या करता है? इन गुणसूत्रों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये गुणसूत्रों को जोड़ता है या जोड़ने का कार्य करता है। दो गुणसूत्र हैं, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? सिनेप्टोनीमल संकुल। ठीक है, तो ध्यान रखना जाइगोटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है जिसको सिनेप्सिस कहते हैं और जोड़े को क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट। और इस बाइवैलेंट में टेट्राड तो कितने हैं? टेट्राड यानी क्रोमेटिड। टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्रोमेटिड है उनकी संख्या कितनी होगी? 4 और गुणसूत्र कितने होंगे? 2। ठीक है, तब देखो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जाइगोटिन में बाइवैलेंट की संख्या कितनी होगी? तो इस जाइगोटिन में या जाइगोटिन अवस्था में बाइवैलेंट की संख्या 23 होती है। कितनी होगी? 23। ठीक है, 23 ही गुणसूत्र होंगे और 23 ही क्या होंगे? बाइवैलेंट। क्योंकि एक जोड़े में कितने गुणसूत्र हैं? 2 और एक गुणसूत्र में या एक जोड़ी में टेट्राड या क्रोमेटिड कितने होंगे? 4। ठीक है, तो ये कौन सी प्रावस्था होगी? जाइगोटिन। ठीक है, अब देखो जाइगोटिन के बाद अगली अवस्था है पैकाइटिन। तीसरी प्रावस्था कौन सी है? पैकाइटिन। ठीक है, जो पैकाइटिन अवस्था है, इस पैकाइटिन अवस्था में जीन विनिमय पैकाइटिन अवस्था में क्या होगा? जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय या इसको पुनर्योजन भी बोलते हैं। पुनर्योजन, पुनर्योजन होता है। ठीक है, तो जीन विनिमय या पुनर्योजन किस प्रावस्था में होगा? पैकाइटिन प्रावस्था में। दूसरा क्वेश्चन, ये जो जीन विनिमय है ये किसके मध्य होगा? तो ध्यान रखना जीन विनिमय नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। जीन विनिमय नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। अब ये जीन विनिमय किसको बोलते हैं? तो दो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं या गुणसूत्र होते हैं उनके मध्य
डीएनए की जो अदला बदली होती है उसी को क्या बोलते हैं, जीन विनिमय। ठीक है, तो जीन विनिमय का मतलब क्या हो गया, डीएनए का आदान प्रदान। यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके मध्य डीएनए का जो आदान प्रदान होता है उसी को क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय को पुनर्योजन भी कहते हैं। अब देखो, ये जो जीन विनिमय होता है, इस जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय के कारण आनुवंशिक भिन्नताएं आती हैं। जीन विनिमय के कारण आनुवंशिक भिन्नताएं आती हैं। अतः जीन विनिमय किसमें सहायक हो गया, जैव विकास में सहायक। ठीक है, जीन विनिमय में क्या होगा, दो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके मध्य डीएनए की अदला बदली होगी, जिसके कारण आनुवंशिक भिन्नताएं आती है और इन आनुवंशिक भिन्नताओं के कारण जैव विकास होता है। तो जीन विनिमय किसमें सहायक हो गया, जैव विकास में सहायक होता है। ठीक है, अब देखो डायग्राम से, देखो इसको, ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, इस क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड है वो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। फिर जोड़े बना रहे हैं तो ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, अब जीन विनिमय में क्या होगा, ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दो क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होगी, डीएनए की अदला बदली। कैसे, तो देखो, इस गुणसूत्र का कुछ डीएनए का आ जाएगा इस क्रोमोसोम पर। ठीक है, और इस गुणसूत्र का कुछ डीएनए का आ जाएगा इस क्रोमेटिड पर। ठीक है, ऐसे ही इस क्रोमेटिड का कुछ डीएनए यहां आ जाएगा और इसका कुछ क्रोमेटिड यहां आ जाएगा। तो जो डीएनए की अदला बदली हो रही है इसी को अपन ने क्या बोला, जीन विनिमय। ठीक है, तो जीन विनिमय किसके मध्य होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। ठीक है, ये जीन विनिमय के बाद की स्थिति है। अब देखो तीसरी अवस्था पैकाइटिन। तो पैकाइटिन में जीन विनिमय या पुनर्योजन होता है। जीन विनिमय नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। तो जीन विनिमय क्या है, तो जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके मध्य डीएनए की अदला बदली को क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर
जीने विनिमय। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगली प्रावस्था डिप्लोटीन। चौथी प्रावस्था कौन सी है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, ठीक है। ये जो डिप्लोटीन प्रावस्था है ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है। पहली बात किसकी होगी? तो मियोसिस फर्स्ट की सबसे लंबी प्रावस्था। और लंबी भी कितनी होती है? ये कुछ महीनों से लेकर के कई वर्षों तक होती है, यानी महीनों से वर्षों तक होती है। ठीक है, यानी जो मादा युग्मक होता है वो भ्रूणीय अवस्था में बढ़ जाता है और डिप्लोटीन अवस्था में आकर के वो रुक जाता है। अब जब लैंगिक परिपक्वता आती है उसके बाद आगे की प्रावस्था क्या होती है? प्रारंभ। तो कई वर्षों तक क्या होगी? वो अंडाणु है या अंड कोशिका है वो डिप्लोटीन प्रावस्था में रुकी हुई होती है। इसलिए ये डिप्लोटीन अवस्था अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। इस प्रावस्था में काएज मेटा का निर्माण होता है। इस प्रावस्था में क्या होगा? काएज मेटा का निर्माण। अब ये काएज मेटा क्या है? तो देखो डायग्राम के द्वारा समझते हैं इसको। ये है एक क्रोमोसोम जिसमें दो क्या है? क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम। एक मिनट, ये एक क्रोमेटिड है या एक गुणसूत्र है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये क्या थी? आदान प्रदान वाला डीएनए। ठीक है,
यानी जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय होने के बाद ये जो जोड़े में जो गुणसूत्र है ये क्या करते हैं, अलग होने का प्रयास करते हैं। तो ये अन्य भागों से तो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन जहां पर जीन विनिमय होता है उन स्थानों से ये जुड़े हुए होते हैं। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, काएज मेटा। ठीक है, तो काएज मेटा का निर्माण कहां होगा, डिप्लोटीन अवस्था में। इसी अवस्था में जो 4 क्रोमेटिड होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। 4 क्रोमेटिड बन तो किस में जाते हैं, पैकाइटिन में, लेकिन स्पष्ट दिखाई कहां देंगे, डिप्लोटीन अवस्था में। तो यानी जो डिप्लोटीन अवस्था में क्या होगा, डिप्लोटीन अवस्था में गुणसूत्र अन्य स्थानों से तो अलग हो जाते हैं। जोड़े में जो 2 गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे से अन्य स्थानों से तो क्या हो जाते हैं, पृथक, लेकिन जीन विनिमय वाले स्थानों से वो जुड़े होते हैं। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, काएज मेटा। ठीक है, तो ये काएज मेटा क्या है, जीन विनिमय होता है तो जो अक्ष आकार की ये संरचना बनती है इसी को क्या बोलते हैं, काएज मेटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगली प्रावस्था और मियोसिस जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी लास्ट प्रावस्था है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस अब देखो 5वीं अवस्था है ये डाइकाइनेसिस। इस डाइकाइनेसिस में क्या होगा, तो इस डाइकाइनेसिस में काएज मेटा का उपांती भवन होता है। काएज मेटा का उपांती भवन, उपांती भवन का मतलब होता है हटना, यानी काएज मेटा क्या हो जाती है, पृथक हो जाते हैं। मतलब जीन विनिमय वाले स्थानों से जो गुणसूत्र जुड़े हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपांती भवन। तो उपांती भवन किस प्रावस्था में होगा, डाइकाइनेसिस अवस्था में। ठीक है, काएज मेटा का उपांती भवन डाइकाइनेसिस अवस्था में होता है। और क्या होगा इसमें, तो इसमें ध्यान रखना केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर व गोल्जी का, ये सब क्या हो जाएंगे, विलोप। ठीक है, डाइकाइनेसिस प्रावस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर और गोल्जिकाएं विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये प्रोफेज अवस्था कंप्लीट। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन यहाँ से आपको घुमा करके पूछा जा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और नोट्सों को पढ़ना। ठीक है, आगे का जो प्रोसेस है या आगे की जो प्रावस्थाएं हैं वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।